सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। कुछ रोज पहले अमरीकी रियासत कनेटिकट के एक स्कूल में शूटिंग का एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें 25 से ज्यादा लोगों की जानें चली गईं। अमरीका के अंदर शायद दहशतगर्दी नहीं है, दीगर मसाइल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इस किस्म के वाकयात जो कि शूटिंग के होते हैं और कई लोगों की जानें चली जाती हैं, इन वाकयात में कोई कमी नहीं आई है और इस साल का ये तीसरा बड़ा वाकया कहा जा रहा है। आज के इस शो में हम इसी बारे में बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या वजूहात हैं जिनके बायस लोग जहनी दबाव का शिकार होते हैं और फिर इस किस्म के वाकयात का सबब बनते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर सैयद आसिफ अली साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको बुलाने का शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इस साल का तीसरा बड़ा वाकया है जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों की जानें गई और अफसोस की बात यह है कि इसमें बच्चों की जानें बहुत गई। क्या वजह थी, आखिर क्यों इस किस्म के वाकयात पेश आते हैं अमेरिका के अंदर? देखिए, इसकी कई वजूहात हैं और इसमें पहली वजह तो ये है कि जो यहाँ एक्सेस है इस किस्म के आर्म्स की यानी गन्स की, उसके लॉज जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं और यहाँ ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम की बड़ी वैल्यू है, तो वो उस चीज़ को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। और बेशतर जो वाक़यात हुए हैं आजकल इन द लास्ट आप यूँ समझिए 6 से 8 महीने में, उसमें वो लोग इन्वॉल्व हैं जिनके बारे में बाद में मालूम हुआ कि वो जहनी तौर पर बीमार थे या वो अंडर ट्रीटमेंट थे किसी तरीके से, जो कि वक्त बहुतों का तो वक्त पर आइडेंटिफाई हो गया मगर उसके ख़िलाफ़ कोई मुस्तकिल एक्शन नहीं लिया गया। और बहुत से ऐसे होते हैं जो तमाम इन चीज़ों और हालात से मुकाबले करते करते थक जाते हैं और फिर उनकी जहनी बीमारी या उनके जो हालात हैं वो मिलकर इस किस्म की चीज़ों को सामने लाते हैं। इस वाक़े में जिस शख्स ने इतने लोगों की जाने ली, हमें थोड़ा सा उसके बारे में बताएगा कि उसकी जहनी हालत किस तरह की थी? देखिए, मैंने जहाँ तक पढ़ा है न्यूज़ में, उसमें यह है कि वो एक न्यूरोसाइकियाट्रिक या डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है जो कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम में बिलोंग करता है और उसके अंदर वो एक हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म का एक एरिया होता है जिसको एस्पर्गर्स डिसऑर्डर कहते हैं। इसके अंदर जो है वो उनकी जो कम्युनिकेशन लेवल है, उनकी जो स्पीच है वो तो ठीक होती है बाज़ औक़ात और यानी दिखने में बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, मगर वो उनके अंदर सोशल इनएप्टनेस होती है, वो सोशली लोगों से कम्युनिकेट सही से नहीं करते, वो लोगों के मैसेजेस जो जिनको सोशल क्यूज़ कहते हैं वो सही से पिक नहीं करते। इसके अलावा उनकी कुछ और किस्म के इंटरेस्ट और प्रीऑक्यूपेशंस होते हैं जिनको हम साइकियाट्री या मेंटल हेल्थ के अंदर यानी नफ्सियात में ऑब्सेशनल कंपोनेंट्स कहते हैं। तो ये तो उसमें था। अब इसके बारे में सिर्फ इतना पता है कि ये 10th ग्रेड तक गया था, तमाम उम्र ये ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करता था। इनकी जो माँ जिसको इसने मारा है, कत्ल किया है, वो बड़ा सपोर्ट करती थी इनको। गन शूटिंग के जो लॉज हैं, इस पर मैं आपसे आगे चल के थोड़ा सा बात भी करूँगी कि आखिर वजूहात क्या थी जिनकी वजह से ये लॉज बनाए गए कि कानून में शामिल किया गया कि आप आर्म रख सकते हैं। इस किस्म के जो लोग हैं उनको हम कैसे रिकगनाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो हैं वो यहाँ पर भी रहते हैं और जो एक आम पाकिस्तानी है उसके लिए ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि जैसे आपने कहा कि उस शख्स के बारे में देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। कुछ ऐसे साइन या सिम्टम्स होते हैं जिससे आप ये रिकग्नाइज कर सकें कि ये शख्स थोड़ा सा इसकी जहनी हालत थोड़ी सी मुख्तलिफ है? देखिए, इसके अंदर एक तो चीज़ होती है जो कि सामने जाहिर है, यानी ऑब्वियस जिसको है वो तो आप फ़ौरन उसको पहचान सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि छुपी हुई होती हैं और वो इस तरह की होती हैं कि जब तक वो कम्युनिकेट ना करे या स्कूल में बिल्कुल सही से परफॉर्म ना करे या स्कूल में कुछ और हरकतें शुरू कर दे तो उस वक्त तक सामने नहीं आती। तो ये उस कैटेगरी का इंसान था। अच्छा, अब मैं नहीं जानता कि स्कूल में किसी लेवल पर अर्लियर या चंद साल पहले इसके ख़िलाफ़ कोई इंटरवेंशन हुई हो। इंटरवेंशन से मुराद ये है कि साइकाइट्रिक इंटरवेंशन या कोई एजुकेशनल इंटरवेंशन, ताकि उसके जो डेफिसिट्स हैं, उसकी जो कमज़ोरियाँ हैं उसको समझने की कोशिश की गई या उसको कुछ और किस्म की चीज़ें जैसे काउंसलिंग है या और कोई ट्रीटमेंट है उसकी तरफ रेफ़र किया हो। मैं ये समझता हूँ कि यकीनन कुछ न कुछ ऐसी चीज़ हुई होगी। इसकी वजह यह है कि इनकी जो वालदा थी वो ख़ुद स्कूल में पढ़ाती थी या टीचर एड थी, जहाँ तक मुझे ख्याल है, यानी मेरी मालूमात हैं। तो इस किस्म की चीज़ें हुई होंगी, मगर आपको तो पता है कि जहनी बीमारी जो है वो एक स्टिग्मा है।
चाहे आप इसको पाकिस्तान में ले लें चाहे यहाँ ले लें, यहाँ थोड़ा कम है क्योंकि लोगों के अंदर अवेयरनेस ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि इस किस्म के यहाँ मीडिया इसको जो है सामने लाता है, यहाँ स्कूलों के अंदर एक बाकायदा सिस्टम है, हम वहाँ पाकिस्तान के अंदर तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है। और अगर आप इन चीज़ों को देखें कि अगर ये शख्स पाकिस्तान में होता तो और भी कुछ हो सकता था, ये बहुत पहले कुछ हो सकता था। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड और सही किस्म का प्रोसेस चाहिए जिसमें जल्दी इंटरवेंशन हो, और वो उस वक्त सामने नहीं आती जब तक वो उसका बिहेवियर या उसकी पढ़ाई लिखाई से जो यानी वो पूरी चीज़ें जो हैं उसको एनालाइज करने की ज़रूरत है। ये वाक़या जो पेश आया कनेटिकट में जिसमें सिर्फ स्कूल के अंदर 26 लोगों की जानें गई हैं, क्या वाक़या था, किस तरह से पेश आया, आइए आपको एक बार फिर दिखाते हैं। न्यू टाउन कनेटिकट के स्कूल में फायरिंग करके स्कूल के स्टाफ और 20 बच्चों को हलाक करने वाले 20 साला एडम लांजा ने हथियार अपनी वालदा के घर से हासिल किए और उसने सबसे पहले अपनी ही मां को कत्ल किया, जिसके बाद वो जबरदस्ती स्कूल में दाखिल हुआ, जहां उसने बेरहमी से स्कूल के स्टाफ और छोटे छोटे बच्चों को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। हलाक होने वाले स्कूल के बच्चों में 12 लड़कियां और 6 लड़के शामिल हैं। उनकी उम्रें 6 और 7 साल थीं और वो सब एक ही क्लास के बच्चे थे, जबकि दीगर तमाम हलाक शुदगान खवातीन थीं। न्यू टाउन की पुलिस अभी तक ये नहीं जान सकी कि शूटिंग की वजह क्या थी, क्योंकि कातिल की तरफ से कोई नोट या खत नहीं छोड़ा गया, लेकिन ये बताया गया है कि कातिल लांजा खामोश रहता था और दूसरों के साथ उसका रवैया नॉर्मल नहीं होता था। लॉरेंस पेलिनकस यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में सोशल वर्क के प्रोफेसर हैं। वो कहते हैं कि ये मालूम नहीं किया जा सका कि क्यों इतने ज्यादा नौजवान अमरीकियों को हलाकत खेज शूटिंग का निशाना बनाया जाता है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारे पास ये जायजा लेने के लिए डाटा ना काफी है। हालांकि इस तरह की शूटिंग के वाकयात में इजाफा हुआ है, लेकिन जब नहत्ते शहरियों पर ऐसे हमले किए जाते हैं तो इसका मकसद एक पैगाम देना होता है, और अफसोस ये है कि ये पैगाम नाराजगी और गुस्से का होता है। इस किस्म के हलाकत खेज वाकयात के जिम्मेदारान की जहनी सेहत पर हमेशा सवाल उठाए जाते हैं, और अगर वो कत्लेआम करने के बाद खुद को हलाक न करे तो अदालत में आमतौर पर यह बात साबित हो जाती है कि कातिल की जहनी सेहत ठीक नहीं है। साबिक स्कूल बस ड्राइवर मार्शा मोस्कोविट्स 2 हलाक शुदगान को स्कूल लेकर जाती थी। उसे वो दिन भी याद हैं जब कातिल लांजा मिडिल स्कूल में था और उसी की बस में स्कूल जाता था। मुझे याद है कि वो खामोश तबीयत और शर्मीला था और बस में हमेशा अपने आप तक महदूद रहा। न्यू टाउन के प्राइमरी स्कूल में होने वाला ये वाकया अमरीकी तारीख का दूसरा बदतरीन वाकया है, जबकि इससे पहले 1999 में रियासत कोलोराडो के एक हाई स्कूल में 2 कम उम्र लड़कों ने फायरिंग करके 13 तालिब इल्मों को कत्ल कर दिया था। किस तरह से कनेटिकट का ये वाकया पेश आया आपने इस रिपोर्ट में देखा। इसी बारे में हम मजीद भी बात करेंगे प्रोग्राम में आगे चल के, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू सनाइक पाकिस्तानी। डॉक्टर साहब, आपने भी पैकेज देखा, रिपोर्ट देखी, कुछ आपको अंदाज़ा हो गया कि किस तरह से ये वाकया पेश आया। सबसे ज़्यादा असर जो इस वाकये का पड़ा वो बच्चों के ऊपर पड़ा। इस वाकये के फ़ौरन बाद मैंने भी अखबारात में देखा, टीवी पे भी देखा कि बच्चे बहुत डर रहे थे स्कूल जाने से। इसके बाद बच्चों को कैसे कंसल्ट किया जा सकता है, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है और ये कॉन्फिडेंस दिया जा सकता है कि वो स्कूल जा सकते हैं सिक्योरली? देखिए, बच्चे जो थे वो स्कूल में मौजूद थे और वो उस वक्त जब ये वाक़यात हो रहे थे वो उनको गन शॉट्स की आवाज़, इस किस्म की चीख पुकार की आवाज़, लोगों के भागने दौड़ने की आवाज़ और पुलिस के सायरेंस और एम्बुलेंसेस के सायरेंस की आवाज़ एक मौके पर आनी शुरू हो गई थी। कुछ देर के बाद उनमें से बहुत से बेशतर बच्चों को एवैक्यूएट किया गया एक फायर हाउस की तरफ। मगर ये इतना भयानक वाक़या है, इतना शदीद इसके असरात हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि ये बच्चे जो हैं ये एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे थे, इनकी उम्रें जो थी वो बहुत छोटी थी। कोई आप समझिए 3 साल या 5 साल से लेकर 7-8 साल तक के बच्चे थे। तो अब ये बच्चों का जो इनकी जो जहनी सतह होती है, ज़ाहिर सी बात है बच्चा जो है वो उसको पूरी तरीके से इसकी समझ नहीं होती कि ये है क्या। वो तो इसको बहुत ही कॉन्क्रीटली यानी बहुत ही सिंपलिस्टिकली देखेगा कि ये हुआ क्या है। और उसने बहुत से बच्चे जो हैं वो यकीनन डर गए होंगे, बहुत से बच्चे सहम गए होंगे, बहुत से बच्चों के जहन में अजीब व गरीब किस्म के सवालात होंगे। तो इसके असरात
आप इस तरह कम कर सकते हैं कि आप इन बच्चों को जो है सबको जमा करें, इनके पेरेंट्स को जमा करें और एक डिब्रीफिंग करें वहाँ। उसके और डिब्रीफिंग का मतलब ये होता है कि आप ये वाक़या उनको बताएं, उनको समझाएं कि हुआ क्या है, कि एक आदमी जो कि अच्छा आदमी नहीं था, उसने आके इस चीज़ का इस्तेमाल किया। हर आदमी इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करता है, और ये वाक़या जो है वो एक यानी एक नॉर्मल, यानी इट वाज नॉट अमंग द नॉर्म, ये एक नॉर्मल चीज़ तो थी नहीं। तो उसको बताएं, क्योंकि बच्चे तो सवाल पूछेंगे नहीं, बच्चे तो असरात कबूल करेंगे, और या तो जहनी तौर पर या फिर जिस्मानी तौर पर वो कंप्लेन करेंगे। और अगर आप बच्चों को उनके सवालात का जवाब नहीं देंगे तो वो जिंदगी भर के लिए उनके अंदर वो सवाल रहेगा। बहुत कुछ हो सकता है, और सहम भी जाते हैं। अमेरिका में स्कूल्स के अंदर शूटिंग का ये पहला वाकया नहीं था, इससे पहले भी कई ऐसे वाकयात हैं जो कि पेश आ चुके हैं। वो वाकयात क्या थे और किस तरह वहां पर क्या कुछ हुआ, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अमेरिकी रियासत कनेटिकट के सैंडी हुक प्राइमरी स्कूल में होने वाला फायरिंग का वाकया, जिसमें 20 बच्चों समेत 26 अफराद मारे गए थे, गुज़िश्ता 15 बरसों में अमेरिकी तालीमी इदारों में कत्लेआम का 5वां वाकया है। इससे कबल इस तरह के वाकयात में रियासत केंटकी में एक हाई स्कूल में 3, 1998 में रियासत आर्कनसा के एक मिडिल स्कूल में 5, 1999 में रियासत कोलोराडो के एक हाई स्कूल में 13, और साल 2007 में रियासत वर्जीनिया के वर्जीनिया टेक इंस्टीट्यूट में 32 अफराद मारे गए थे। हालिया शूटिंग्स में मुलव्वस 20 साला एडम लांजा ने जो हथियार इस्तेमाल किए वो कानूनी तौर पर उसकी वालदा के नाम पर थे। कत्लेआम के इस वाक़े ने अमेरिका भर में हथियार रखने की आज़ादी पर पाबंदी के मुतालबे को एक बार फिर नुमाया कर दिया है। वाशिंगटन डीसी समेत अमेरिका भर में हथियारों के खिलाफ कानून साजी के मुतालबे के हक में मुजाहरे हुए। If not now, when? 20 little children murdered? लेकिन गन ओनर ऑफ अमेरिका के एरिक प्रैट का कहना है कि अपनी हिफाजत के लिए हथियार रखने की आज़ादी एक हक है। अगर उस स्कूल में मेरा बच्चा होता तो मैं चाहता कि वहाँ एक शख्स हथियार के साथ मौजूद होता जो हालात पर काबू पा सकता, न कि सिर्फ 911 पर कॉल करके पुलिस का इंतजार किया जाता। अमेरिकी आइन की दूसरी तरमीम के मुताबिक आम शहरी अपनी हिफाजत के लिए हथियार रख सकते हैं, लेकिन ख्याल है कि अमेरिकी कांग्रेस के जनवरी के इजलास में असलहे पर पाबंदी आयद करने की गर्ज से कानून साजी की जाएगी। सदर ओबामा ने भी इस बात पर जोर दिया है कि कानून साज सियासत को एक तरफ रखकर इस बारे में बामकसद इक़दामात करें ताकि आम शहरियों की असलहे तक रसाई के मौजूदा कानून में रद्दबदल की जाए, जिसके तहत शहरी बैकग्राउंड चेक के बगैर प्राइवेट डीलर से असलाह खरीद सकते हैं। इस सिलसिले में गुज़श्ता बुध को सदर ओबामा ने नायब सदर जो बाइडन का नाम तजवीज़ किया है ताकि वो आने वाले इजलास में असलहे की रोकथाम की गर्ज से ठोस तजावीज़ सामने लाएं। तो आपने देखा कि कनेटिकट में पेश आने वाला वाकया पहला नहीं था, बल्कि इससे पहले भी कई स्कूल्स में इस किस्म के वाकयात पेश आ चुके हैं। डॉक्टर साहब, दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। जैसे हमने कहा और आपने भी जिक्र किया कि बच्चों को इसके बाद वो कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। अमरीकी अवाम के अंदर ये चीज़ इन वाकयात के तवातुर से होने के बावजूद भी अब तक, क्योंकि आप साइकेट्रिस्ट भी हैं, अब तक क्यों नहीं उनको ये चीज़ समझ आ सकी कि गन के हवाले से जो लॉज हैं शायद क्या उसमें तब्दीली की ज़रूरत है, या फिर ये कि गन्स के इस्तेमाल को एक हद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? क्योंकि आप अगर अपनी सेफ्टी के लिए रखना चाहें तो आप पिस्टल्स रख सकते हैं, लेकिन वो बड़ी एक जो लेटेस्ट किस्म की जो इक्विपमेंट होता है, जो आर्म्स होती हैं, वो रखने की वजूहात क्या हैं? देखिए, बात ये कि यहाँ के जो लॉज हैं, जो गन कंट्रोल लॉज हैं और जो इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बहुत सी चीज़ें जो हैं इस चीज़ को कंट्रोल करती हैं। अच्छा, उसकी कई वजूहत हैं। उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि गन्स मौजूद हैं, बल्कि यहाँ के फ्रस्ट्रेशंस, यहाँ की माशी हालात भी जो है इस चीज़ में रोल अदा करती हैं। ये वाक़या तो अभी हुआ है, मगर जो लोग बड़े बड़े ट्रॉमा यानी बड़े बड़े हादसात से गुजरते हैं, उनके पेशेंट्स, बच्चे और बड़े, मैंने देखे हैं, और उनमें से बहुत से जो आते हैं वो उस वक्त आते हैं जब उनको स्पेसिफिक किस्म के सिम्टम्स ऑफ नज़र आने शुरू हो, जी हाँ, वो नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो उसके अंदर ये है कि वो जो हैं वो इन वाक़यात को री एक्सपीरियंस करते हैं कभी कभार अपने ड्रीम्स में, कभी उनको फ्लैशबैक्स होते हैं, उनके मूड पर
افیکٹ ہوتا ہے, ان کو نیند نہیں آتی, وہ اوائڈ کرتے ہیں ایسی جگہ جانے سے, ٹھیک ہے, ان کی فنکشننگ متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے, وہ کانسنٹریٹ نہیں کرتی. تو یہ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جن کو ٹراما اسپیکٹرم ڈس آرڈرز کہتے ہیں, جس کے اندر ایکیوٹ اسٹریس ڈس آرڈر, یا آپ نے سنا ہوگا PTSD, پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. یہ جو واقعہ ہے یہ ہے, اس کا تعلق ہے بچوں سے. جو بچے وہاں تھے وہ تو متاثر ہوں یعنی ہوں گے ایک حد تک, مگر یہ جو پورے بچے اس وقت اس ملک میں موجود ہیں, اسکول کے بچے, انہوں نے بھی تو دیکھا ہے نا, ان کے پیرنٹس نے بھی دیکھا ہے. تو ضروری یہ ہے کہ پیرنٹس یہاں بھی اور پاکستان میں بھی اور ہر جگہ اپنے بچوں سے بات کریں, ان کو سپورٹ کریں, ان کو کمفرٹ کریں, ایسے طریقے ڈھونڈیں اسٹریس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. جب تک بچے کو یعنی آپ موبلائز کریں, اس کی فیلنگس کو موبلائز کریں, آپ اس کو سمجھائیں, اس کو بتائیں. اور اگر وہ ایکسپریس نہیں کر سک رہا تو آپ اس کو, میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو ایک ڈرائنگ بک دیں تاکہ وہ ڈرائنگ کرے, تاکہ وہ ایکسپریس کرے کچھ چیزیں. اس کو آپ کچھ کھیلنے کے لیے دیں, اس میں دونوں ماں باپ کا ایک حصہ ہے. یہ نہیں کہ صرف ماں پر ڈال دیا جائے جیسے پاکستان میں ہوتا ہے کہ ماں کا کام ہے بچوں کو, بھائی باپ بھی آئے اس میں شرکت, تاکہ بتائے کہ وہ ایک سپورٹ سسٹم ہے. یعنی اس واقعے کے بعد آپ نے یہ کہا کہ لوگوں کی سوچ میں خاص طور پر تبدیلی آئی اور وہ چاہتے ہیں کہ قانون کے اندر کچھ نہ کچھ کسی حد تک تبدیلی آئے, کیونکہ یہ جو واقعہ ہے یہ اوریگن اور اس کے بعد کولوراڈو کے بعد یہ تیسرا بڑا واقعہ ہے جو کہ کنیٹیکٹ میں پیش آیا, اور اس کے بعد ایک نئی بحث یہاں پر چھڑ گئی ہے کہ آیا گن کنٹرول لاز کے حوالے سے کچھ کام کیا جانا چاہیے, اس میں کچھ تبدیلی ہونی چاہیے یا پھر نہیں. امریکی صدر براک اوباما اس واقعے کے بعد کیا کہتے ہیں, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. صدر اوباما نے ہتھیاروں پر کنٹرول کو اپنی دوسری مدت صدارت کا مرکزی معاملہ بنانے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ جنوری 2013 تک گن کنٹرول کے حوالے سے امریکی قوانین میں ترمیم کی تجاویز پیش کر دیں گے. And if there is even one thing that we can do to prevent any of these events, we have a deep obligation, all of us, to try. صدر اوباما کا کہنا تھا کہ یہ تجاویز صرف ہتھیاروں پر کنٹرول کے حوالے سے ہی نہیں ہوں گی بلکہ دماغی امراض کے علاج تک رسائی کو بھی ہتھیار رکھنے کے حق کی طرح آسان بنانے کی کوشش کی جائے گی. اس سے پہلے اتوار کے روز صدر اوباما نے کنیٹیکٹ کے اسکول میں فائرنگ سے ہلاک ہونے والے بچوں اور اساتذہ کے خاندانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ایک بین المذاہب تقریب میں شرکت کی اور امریکی عوام سے پوچھا تھا کہ کیا امریکہ ان کے بچوں کی حفاظت کے مناسب اقدامات کر رہا ہے. If we're honest with ourselves, the answer is no. We're not doing enough. And we will have to change. Since I've been president, this is the fourth time we have come together to comfort a grieving community torn apart by mass shooting. صدر اوباما نے یہ بھی کہا تھا کہ باوجود اس کے کہ کوئی ایک قانون کسی برائی کو ختم نہیں کر سکتا, کوشش نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. And we're going to have to come together and take meaningful action to prevent more tragedies like this, regardless of the politics. عیسائی, مسلمان, یہودی اور بہائی عقیدے کے ماننے والے 900 افراد نے اس بین المذاہب تقریب میں شرکت کی تھی اور دنیا بھر سے آنے والے افسوس کے پیغامات پر لوگوں کا شکریہ ادا کیا تھا. جن واقعات کا اوباما نے ذکر کیا تھا ان میں ریاست اوریگن کے ایک شاپنگ مال, کولوراڈو کے ایک سینما, ایریزونا کی ایک سیاسی میٹنگ اور ورجینیا کے ایک تعلیمی ادارے میں ہونے والی فائرنگ شامل تھی. کنیٹیکٹ کے شہر نیو ٹاؤن کے ایک اسکول میں جمعے کے روز ایک نوجوان نے 20 بچوں اور 6 اساتذہ کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا. اس سے پہلے اس نے اپنے گھر میں اپنی والدہ کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا تھا. اس واقعے نے امریکہ میں ہتھیار رکھنے کے حق کے بارے میں بحث شروع کر دی ہے. نیو ٹاؤن کے ایک کالج کے اسٹوڈنٹ ڈین سنائڈر فائرنگ کے اس واقعے سے پہلے تک ہتھیاروں پر کنٹرول سخت کرنے کے مخالف تھے. میں اب بھی گن کنٹرول کا 100% حامی نہیں ہوں, لیکن میں اب دیکھ سکتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس ہتھیار ہو تو اسے استعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے. امریکہ میں ہتھیار رکھنے کی حامی ایک تنظیم نیشنل سپورٹس شوٹنگ فاؤنڈیشن کا ہیڈ کوارٹر بھی نیو ٹاؤن میں ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا. تنظیم نے فائرنگ کے واقعے کی تحقیقات اور مرنے والوں کے احترام میں واقعے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا, لیکن اسی شہر میں جس کی سڑکوں نے 5 اور 6 سال کے بچوں کی گولیوں سے چھلنی میتوں کو ان کی آخری آرام گاہوں تک سفر کرتے دیکھا ہے, اب بھی کئی لوگ ہتھیاروں پر مکمل کنٹرول کے حامی نہیں. جوزف کلاؤ ایک ایونجیلیکل کرسچن ہیں اور کہتے ہیں کہ ہتھیار ہر شخص کی انفرادی ذمہ داری ہوتا ہے. ہمیں ہر طرح کی آزادی ہے, ہماری اپنی مرضی اور انتخاب ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ اگر خدا موجود ہے تو ایسا کیوں ہوا,
بھائی خدا نے ہمیں عقل دی ہے کیونکہ وہ ہمیں کنٹرول نہیں کرنا چاہتا، تو میں کسی پابندی کے حق میں نہیں ہوں۔ امریکی آئین کی دوسری ترمیم کے تحت اس ملک میں ہر شہری کو ہتھیار رکھنے کا حق ہے تاکہ ریاست کی آزادی کی حفاظت ہو سکے۔ لیکن اس واقعے کے بعد امریکہ میں لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر یہاں ان کے بچے بھی محفوظ نہیں تو ملک کیسے محفوظ ہوا؟ تو اب امریکہ میں کچھ لوگ اپنی حفاظت کے لیے ہتھیاروں پر پابندی چاہتے ہیں، جبکہ کچھ مزید ہتھیار۔ صدر اوباما کی اس واقعے پہ گفتگو آپ نے سنی، مزید بھی اس بار میں بات ہوگی آگے چل کر، لیکن اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ جیسے ہم بات کر رہے تھے کنیٹیکٹ میں پیش آنے والے واقعے کے بارے میں جس میں 26 سے زیادہ لوگوں کی جانیں گئیں، لیکن اس سے پہلے بھی اس سال اوریگن اور اس کے علاوہ کولوراڈو میں بھی مختلف واقعات پیش آئے، اور اس کے علاوہ پچھلے چند سالوں میں اور بھی دیگر شہروں میں اسی قسم کے واقعات پیش آئے۔ اس حوالے سے آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں۔ عوام میں مقبول سیاستدان، She was talented, spunky, extremely funny, joyful, quirky. خاندان اور دوستوں کی آنکھوں کے تارے۔ He was a security guard at the mall and he was just really cute. اپنے چاہنے والوں کی زندگیوں کا اہم حصہ۔ کتنے ہی بنے ہیں نشانہ امریکہ کی حالیہ تاریخ میں ہونے والی بڑے پیمانے کی شوٹنگز کا، ایسی شوٹنگز جن کا مقصد ہی بڑی تعداد میں لوگوں کو نقصان پہنچانا تھا، اور شاید اسی لیے ایسے سانحوں میں ملوث ملزموں نے سیاسی اجتماعات، شاپنگ مالز اور سینما ہالز کا انتخاب کیا۔ 8 جنوری سن 2011 ریاست ایریزونا کے شہر ٹوسون میں اس وقت امریکی عوامی نمائندہ گیبریل گفٹس اور ان کے ساتھ 18 افراد ملزم جیرڈ لی لافنر کی گولیوں کا نشانہ بنے۔ ان میں سے ریاست کے ڈسٹرکٹ کورٹ کے چیف جج اور ایک 9 سالہ بچی سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ فیڈرل پروسیکیوٹرز کے مطابق 22 سالہ ملزم جیرڈ لی لافنر کے حملے کا اصل نشانہ ریپریزنٹیٹو گیبریل گفٹس تھی۔ سر میں گولی لگنے سے شدید زخمی ہونے کے باوجود گیبی گفٹس کی جان بچ گئی اور وہ صحت یاب ہو گئی۔ اس شوٹنگ کی وجہ ابھی تک واضح نہیں ہو پائی۔ 20 جولائی سن 2012 ریاست کولوراڈو کے شہر ارورا میں ایک سینما ہال میں 25 سالہ ملزم جیمز ایگن ہومز نے دا ڈارک نائٹ رائزز مووی دیکھنے میں مصروف لوگوں پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ 12 افراد ہلاک اور 58 زخمی ہوئے۔ ہلاک ہونے والوں میں سب سے کم عمر 3 ماہ کی بچی تھی۔ شوٹنگ کا مقصد واضح نہیں۔ 11 دسمبر 2012 ریاست اوریگن کے علاقے ہیپی ویلی کے ایک شاپنگ مال میں ملزم جیکب ٹائلر رابرٹس نے شاپنگ میں مصروف افراد پر فائرنگ کر دی۔ 2 افراد کو ہلاک اور ایک کو شدید زخمی کرنے کے بعد 22 سالہ جیکب نے خود اپنے آپ کو بھی گولی مار دی۔ ملزم نے ایسا کیوں کیا، اس کا واضح جواب کسی کے پاس نہیں۔ It is a tragedy for Arizona and a tragedy for our entire country. بڑے پیمانے پر لوگوں کی ہلاکتوں کا باعث بننے والے ایسے ہر واقعے کے بعد امریکی عوام اپنی لیڈرشپ سے کچھ سوالات پوچھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ I feel like I'm his angel. That's all that matters. اور ان سوالوں میں سب سے بڑا ہوتا ہے گن کنٹرول کے بارے میں۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، اور آج کے اس شو میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر سعید آصف علی صاحب موجود تھے۔ آصف صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ شاید اس پروگرام کے توسط سے ہم نے یہ سمجھانے کی لوگوں کو بھی کوشش کی ہے کہ ان کی سوچ میں کس حد تک تبدیلی آنے کی ضرورت ہے، اور گن کنٹرول لاز کے حوالے سے امریکہ جیسے ملک میں بھی مزید کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلے شو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ثنا ایک پاکستانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔